हेलो गाइस, आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग कि काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते। बस मुझ जैसे छोटे क्रिएटर्स को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है आगे ग्रो करने के लिए। बस मुझे इतना ही कहना था। लेट्स मूव ऑन टू टुडेज केस। गाइज, आज की स्टोरी है मार्कस वेस्टन नाम के एक आदमी के बारे में। इस कहानी में बच्चे हैं, मर्डर है, रेप है और भी कई बुरी बुरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं तो आप ये वीडियो देखना स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिल थाम के बैठ जाइए, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड है। सो ऑल द बेस्ट। मार्कस का जन्म कैंसस मिसौरी में हुआ था। इसके माता पिता का नाम था बेंजामिन और कैरी वेसन। बेंजामिन और कैरी वेसन के 4 बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ा मार्कस ही था। ये पूरी फैमिली एक चर्च की मेंबर थी, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, लाइक नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, प्योर वेजिटेरियन मील एंड व्हाट नॉट। इस कहानी में जो भी ट्विस्टेड चीज़ें हुई, उनके बाद जब मार्कस से बातचीत की गई तो उसने बताया कि उसका चाइल्डहुड काफ़ी ख़राब था। उसकी माँ जो थी वो रिलीजन में काफ़ी बिलीव रखती थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता अल्कोहलिक थे और चाइल्ड अब्यूज़र थे। मार्कस की बातों से कुछ हिंट्स ये भी मिल रहे थे कि बचपन में मार्कस की माँ सभी बच्चों को इलेक्ट्रिकल वायर से मारा पीटा करती थी। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता उन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया करते थे। यहाँ तक कि जब मार्कस काफ़ी छोटा था, उसी समय उसके पिता उसकी फैमिली को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उस फैमिली को मिसौरी छोड़कर कैलिफोर्निया में मूव होना पड़ा, जिसकी वजह से मार्कस को अपना हाई स्कूल भी छोड़ना पड़ा और उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर 1966 से 1968 तक मार्कस ने आर्मी में एज अ मेडिकल एग्जामिनर सर्व किया और उसके बाद उसको काफ़ी ऑनरेबल डिस्चार्ज भी दिया गया आर्मी में से, क्योंकि उसका काम काफ़ी अच्छा था। और यही वो समय था जब मार्कस एक औरत से मिला जिसका नाम था रोज़मेरी। रोज़मेरी उस समय शादीशुदा थी और उसके 8 बच्चे थे, मगर रोज़मेरी और मार्कस धीरे धीरे करीब आ गए और रोज़मेरी ने अपने हस्बैंड को छोड़ने का फैसला किया। काफ़ी आदमी एक ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहेंगे जिसके पहले से ही 8 बच्चे हों, वो शायद डर जाएंगे, मगर मार्कस इस बात से काफ़ी एक्साइटेड और थ्रिल्ड था। वो इन बच्चों को अपनी लाइफ में लाना चाहता था। ऐसा ही हुआ, मार्कस और रोज़मेरी की शादी हो गई और वो सभी एक साथ रहने लगे। फिर 1971 में रोज़मेरी ने एक और बच्चे को जन्म दिया जिसका पिता इस समय मार्कस था। इसके कुछ ही समय बाद रोज़मेरी की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसने एक फ़ैसला किया। रोज़मेरी की बेटी भी शादीशुदा थी और उसके 7 बच्चे थे, मगर कहीं न कहीं वो एक ड्रग एडिक्शन से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसने फ़ैसला किया कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती और वो वहाँ से भाग जाती है। रोज़मेरी के पहले से ही अब 9 बच्चे हो चुके थे और वहीं उसकी बड़ी बेटी के भी 7 बच्चे थे, जिनको छोड़कर वो जा चुकी थी। अब इस घर में टोटल 16 बच्चे रहते। कैन यू इमेजिन? और यही वो समय था जब मार्कस अपनी वाइफ में से इंटरेस्ट लूज़ करने लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मार्कस को कोई और औरत पसंद आ गई होगी। आई रियली होप कि ऐसा हुआ होता, मगर ऐसा नहीं था। मार्कस को अपनी 8 साल की बेटी एलिज़ाबेथ पसंद आने लगी थी। जब एलिज़ाबेथ 12 साल की हुई, उस समय तो मार्कस ने अपनी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज़ करना भी शुरू कर दिया था, अपनी खुद की एक छोटी सी बेटी को। धीरे धीरे मार्कस अपनी वाइफ रोज़मेरी को कन्विंस करने लगा कि उसे एलिज़ाबेथ पसंद है और उसे उससे शादी करनी है। जब एलिज़ाबेथ 15 साल की हुई, उस समय तक मार्कस की खुद की वाइफ रोज़मेरी इस बात से मान गई कि ठीक है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। एलिज़ाबेथ से तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उस समय छोटी थी। जब एलिज़ाबेथ 15 साल की हुई, मार्कस और एलिज़ाबेथ की शादी हो गई। शादी के 4 महीने बाद एलिज़ाबेथ ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और पुअर एलिज़ाबेथ ने इस 15 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक 10 और बच्चों को जन्म दिया। मार्कस ने अपनी और जो एलिज़ाबेथ से छोटी बेटियां थीं, उनको भी सेक्सुअली अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। उसने अपनी 2 बेटियों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया, साथ ही अपनी 3 भतीजियों को भी उसने सेक्सुअली अब्यूज़ किया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? ये 5 लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई। एक ही परिवार में इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मार्कस काफ़ी मेहनत करता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली को खाना प्रोवाइड करना कोई छोटी बात तो है नहीं।
मगर नो, मार्कस जॉब करने में बिलीव ही नहीं रखता था। मार्कस जैसा घिनौना आदमी और सोच भी क्या सकता है। इस फैमिली में खाने के लाले पड़े हुए थे। वेलफेयर के भरोसे इस फैमिली का खर्चा चल रहा था। ये परिवार कभी एक जगह रहने लगता, फिर वहाँ से मूव होकर दूसरी जगह पे रहने लगता। इनका कोई ठिकाना नहीं था। फिर एक समय तो ऐसा आया जब ये फैमिली एक 26 फुट की बोट के अंदर रहने लगी और दुनिया से अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए मार्कस अपने बच्चों को बोट की डेक के नीचे छुपा कर रखता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वेलफेयर को मार्कस की इस बोट के बारे में पता लग गया। ये मार्कस के लिए एक तरीके का एसेट ही था, मगर ये बात मार्कस ने वेलफेयर से छुपाई थी। फिर क्या था, मार्कस को फ्रॉड के चलते जेल टाइम काटना पड़ा और आई गेस ये टाइम उसकी फैमिली के लिए काफ़ी सुकून भरा होगा जब वो कुछ दिन जेल में था। सो इस फ्रॉड के चलते ये बोट भी उनके हाथ से चली गई। अब ये फैमिली सेंटा क्रूज माउंटेन्स पर एक आर्मी का टेंट था, वहाँ पर जाकर रहने लगी, जहाँ पर रनिंग वाटर की सप्लाई भी नहीं थी और खाने के तो पहले से ही लाले थे। कई बार तो ऐसे दिन होते थे जब मार्कस मैकडॉनल्ड्स के बाहर वाले डस्टबिन्स में से लोगों के खाए हुए बर्गर्स निकालता था, खुद खाता था और अपनी फैमिली को भी एक तरीके से कूड़ा ही खिला रहा था। फिर कुछ समय के लिए ये फैमिली एक स्कूल बस में भी रहने लगी, बट फाइनली इन लोगों ने एक ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग परचेज़ कर ली अपने रहने के लिए और यही वो घर था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ें होने वाली थी। शायद आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा जो इस घर में हुआ इन लोगों के साथ। अब घर में इतने सारे बच्चे थे मगर एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था। पहली बात तो इन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे और दूसरी बात ये कि मार्कस स्कूली पढ़ाई में बिलीव ही नहीं रखता था। वो इन बच्चों को घर में ही पढ़ाता था, वो भी कोई एकेडमिक स्टडीज़ नहीं बल्कि रिलीजन की कुछ घिसी पिटी बातें। इस आदमी के बिलीव्स काफ़ी स्ट्रेंज थे। ये अपने आप को जीसस क्राइस्ट बताता था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को शैतान बताता था। इसका ये भी मानना था कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो एक वैम्पायर थे। ये आदमी कई कई घंटों तक अपनी पूरी फैमिली को अपने पास बिठाता था और उनके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें भरता था रिलीजन के नाम पे। ये अपनी बेटियों को बताता था कि उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि वो उसकी फ्यूचर वाइफ्स बनेंगी। अपनी बेटियों को ये उनके भाइयों से बात नहीं करने देता था, मतलब लड़का और लड़की उस घर में बात नहीं कर सकते थे। सिर्फ मार्कस ही था जो सबसे बात करता था और ये सभी बच्चे इसकी बातों पर विश्वास भी करते थे और करे भी क्यों ना। उन्होंने कभी भी रियल वर्ल्ड देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया कैसी है, सबके परिवार कैसे चलते हैं, लोग कैसे रहते हैं। सो इन सभी को लग रहा था कि यही सच्चाई है। अब घर में इतने सारे बच्चे हैं तो बच्चे शैतानी तो करते ही, मगर मार्कस इन सबको लाइन पर रखता था। वो इनको काफ़ी मारा पीटा करता था, कभी बिजली की तारों से तो कभी बेसबॉल बैट से। एक बार तो इसने अपने एक बेटे को 30 दिनों तक लगातार मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बेटे को भूख लगी थी और उसने 1 चम्मच पीनट बटर चुरा लिया था। इट्स रियली वियर्ड। अब मार्कस की आपने हरकतें तो सुन ही ली है, इसका लुक भी देख लो। ड्रेडलॉक्स बनी हुई हैं और घर पे तो खाना बनता ही नहीं था, इधर उधर से फास्ट फूड उठाया, बचा कुचा वो खा लिया। सो वेट भी इतना ज़्यादा है, 300 पाउंड्स के करीब इसका वेट था और अगर आप इसकी आंखों में ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा इसके अंदर कोई सोल ही नहीं है। सो जैसा इसका भेष है वैसी ही इसकी हरकतें थी। सो मार्कस की एक भतीजी थी सोफीना और इससे भी मार्कस ने शादी कर रखी थी। एक बार मार्कस अपने और सोफीना के 1 महीने के बच्चे को मारना शुरू कर देता है और इस हद तक मारता है कि उस बच्चे के पैरों में से खून आने लगता है। जब सोफीना अपने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाना चाहती थी, उस समय मार्कस सोफीना की चेस्ट पर चाकू मार देता है। अब पैसों की तंगी के चलते सभी बच्चे बाहर जाते थे, थोड़े से भी बड़े होते थे तो मार्कस उनको बाहर भेज देता था कि तुम बाहर जाओ और पैसे कमाओ। और अगर कोई बच्चा उसकी बातों को फॉलो नहीं करता था, मानता नहीं था, तो उसको वो काफ़ी बुरी पनिशमेंट देता था। अब मार्कस अपनी फैमिली के दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें शुरू से ही भरता आया था और अब वो अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों से ये डिस्कस करने लगा था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके घर आता है और उसकी वाइफ्स को या उसके बच्चों को ले जाने की बात करता है तो सभी लोग एक साथ मिलकर सुसाइड कर लेंगे। आप सोचिए किस हद तक वो अपनी फैमिली को अपनी इस घिसी पिटी बातों में फंसा रहा था और उनको बिलीव करने पर मजबूर कर रहा था।
अब इस फैमिली में जितने भी लोग थे उन सभी ने अपनी किस्मत को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था, मगर मार्कस की 2 भतीजियाँ रूबी और सोफीना इस किस्मत को नहीं अपनाना चाह रही थी। ये दोनों इस घर से बाहर निकलना चाहती, और जब इन दोनों ने मार्कस के सामने ये बात रखी तो मार्कस बड़ी आसानी से मान गया कि ठीक है, तुम दोनों इस घर से बाहर जा सकती हो, मगर एक शर्त पे, तुम दोनों को अपने बेटों को मेरे पास ही छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों औरतें काफ़ी थक चुकी थी, इन दोनों को इस घर से बाहर किसी भी हालत में निकलना था, तो ये लोग भी मान गई। इन दोनों ने अपने बच्चों को वहीं छोड़ दिया और ये दोनों वहाँ से निकल गई। मगर जैसे ही सोफीना और रूबी रियल वर्ल्ड में आई, उन्होंने देखा कि फैमिलीज़ कैसी होती हैं, लोग कैसे होते हैं, तो वो हैरान रह गई। वो ट्रॉमेटाइज्ड थी इस बात से कि वो कैसे आदमी के साथ रह रही थी, वो एक कैसे घर में रह रही थी। और फिर फाइनली 2004 में उन दोनों ने हिम्मत जुटाई और ये फ़ैसला किया कि उन दोनों को अपने बेटे वापस चाहिए, क्योंकि जिस समय इन दोनों ने अपने बेटों को वहाँ छोड़ा था उस समय इनको लगता था कि शायद सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, मगर अब सच्चाई उन लोगों के सामने थी और अब इन दोनों को अपने दोनों बेटे वापस चाहिए थे। फिर 12 मार्च 2004 के दिन रूबी और सोफीना मार्कस के घर पहुंच जाती है और उससे अपने दोनों बच्चों को मांगती है, मगर ऑफ कोर्स मार्कस जिस तरीके का इंसान था वो मना कर देता है। इन दोनों औरतों पे चिल्लाने लगता है, उनको बुरे भले नामों से पुकारने लगता है। कुछ समय बाद इन दोनों औरतों को यकीन हो गया कि मार्कस इतनी आसानी से इनके बच्चों को वापस नहीं देने वाला, और फिर ये दोनों पुलिस को वहाँ पर बुला लेती हैं। अब पुलिस वहाँ पहुँच तो गई थी, मगर पुलिस के पास उस घर में एंटर होने का कोई भी लीगल राइट नहीं था। अब रूबी और सोफीना को पहले से ही पता था कि मार्कस सबके साथ प्लान्स बनाता था सुसाइड के, कि जब भी कोई ऑफिशियल आएगा घर पर तो हम सुसाइड कर लेंगे, तो वो पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी। वो पुलिस को समझाने की भी कोशिश कर रही थी, मगर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, पुलिस कंफ्यूज्ड थी कि वो आखिर एक कैसे साइकोपैथ के साथ डील कर रहे हैं। पुलिस मार्कस से बातचीत करने लगती है और मार्कस बड़ी आसानी से मान जाता है कि ठीक है, मैं सभी बच्चों को भेज देता हूँ, मगर उससे पहले मुझे सबको गुड बाय बोलना है। मार्कस अपने घर में चला जाता है और घर का दरवाज़ा बंद कर देता है पूरे 1.5 घंटे के लिए, और पुलिस कोई इंटरवेंशन नहीं करती। उनको 1.5 घंटे का समय देती है पुलिस, आई डोंट नो वाई। और जब 1.5 घंटे बाद मार्कस उस घर से बाहर आता है, उस समय उसके पूरे कपड़े खून में सने हुए होते हैं। अब पुलिस मार्कस को इस हालत में देखकर सीधा घर के अंदर भागती है, और घर के अंदर जो भी उन लोगों ने देखा वो इतना हॉरिफिक था कि इस इंसिडेंट के बाद पुलिस वालों को छुट्टी लेनी पड़ी, लंबी छुट्टी लेनी पड़ी, काउंसलिंग करवानी पड़ी अपनी, क्योंकि अंदर का सीन इतना डिस्टर्बिंग था। यहाँ पर इतने बच्चों का मर्डर किया गया था, ह्यूमन बॉडीज़ एक के ऊपर एक उनकी लाशें पड़ी हुई थी। सो ये जितने भी अंदर लोग थे जिनका मर्डर हुआ था, उनको कपड़े के ज़रिए एक दूसरे के साथ बांध रखा था और बेडरूम के पीछे फेंका हुआ था, और इतने बुरी तरीके से ये लोग आपस में बंधे हुए थे कि पुलिस को कई घंटे लग गए ये जानने के लिए कि आखिर डेड बॉडीज़ हैं कितनी। और जब फाइनली उन लोगों ने काउंट किया तो वहाँ पर 9 लोगों की डेड बॉडीज़ थी, 9 पीपल। एंड जिन ये जो विक्टिम्स थे उनकी एज 25 साल से लेकर 1 साल की उम्र तक के भी विक्टिम इसमें शामिल थे। ये जितने भी 9 लोग थे उनमें से 2 मार्कस की बेटियां थी, और जो बाकी के 7 बच्चे थे वो मार्कस की बेटियों के बच्चे थे और उसकी भतीजियां थी। और ये जितने भी छोटे बच्चे थे 7, इन सब की उम्र 8 साल से कम थी। और सभी को मारा कैसे गया था? मार्कस ने सभी की आंखों पर गोली चलाई थी, और पुलिस ने ये भी देखा कि उस घर में 10 कॉफिन्स भी रखे हुए हैं, जिससे साफ पता लग रहा था कि मार्कस इस दिन का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। उसी समय मार्कस को अरेस्ट कर लिया गया, और सभी चीज़ों को देखकर साफ पता लग रहा था कि मार्कस गिल्टी है इन सभी मर्डर्स का, मगर वो काफ़ी समय तक ये बोलता रहा दैट आई एम इनोसेंट, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर फिर भी मार्कस पर रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर्स सबके चार्जेस लगे, और 1 साल बाद जब कोर्ट में इस केस पर ट्रायल चला तो उस समय जो ज्यूरी थी वो भी मार्कस के साथ एक कमरे में खड़े रहने में घबरा रही थी। सो इस आदमी से सब डरे हुए थे। और ट्रायल के दौरान मार्कस ने पूरा इल्ज़ाम अपनी एक 25 साल की बेटी पर डाल दिया कि असल में सबका मर्डर उसी ने ही किया था, और बाद में उसने अपने आप को भी मार लिया और सुसाइड कर लिया। जिस वेपन से
इन सभी को मारा गया था। जो 22 कैलिबर हैंडगन थी वो भी पुलिस को बॉडीज़ के पास से मिल गई थी। अब मार्कस लगातार यही बोल रहा था कि उसकी बेटी ने सभी को मारा है और फिर अपना सुसाइड किया है। वहीं ज्यूरी भी एक तरीके से कंफ्यूज्ड थी। एविडेंसेस को देखकर ये क्लियर आउट नहीं हो पा रहा था कि ये काम मार्कस का था या फिर उसकी बेटी का था। मगर फिर भी ये बात क्लियर थी कि अगर मार्कस की बेटी ने भी सभी को मारा है तो कहीं ना कहीं मार्कस ने उन सभी लोगों को उकसाया है। और ज्यूरी इतने कॉन्फिडेंटली ये बात इसलिए कह पा रही थी क्योंकि इस पूरी फैमिली में से 2 लोग अभी बचे हुए थे, रूबी और सोफीना। इन लोगों ने मार्कस की सारी करतूतों के बारे में, सारी प्लानिंग के बारे में, अबाउट सुसाइड और जो भी उसने मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल अब्यूज़ किया, उस सब के बारे में पूरी ज्यूरी को बता दिया था। सो ऑब्वियसली मार्कस पे चार्जेस तो लगने ही थे। फिर मार्कस पे 9 काउंट्स ऑफ मर्डर और 14 काउंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो उसने अपनी अंडर एज बेटियों के साथ किया था, उन सभी के चार्जेस उस पर लगे। और फाइनली 27 जून 2005 में मार्कस को डेथ पेनल्टी दे दी गई। इस पूरे हादसे के बाद मार्कस की मां कैरी वेसन का भी इंटरव्यू लिया गया। उनके हिसाब से वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मार्कस वही लड़का है जो एक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली में बड़ा हुआ, जहाँ पर वो लोग किसी डांस पार्टीज़ में नहीं जाते थे, वो काफ़ी मोडेस्टली ड्रेस करते थे, इवन वो मीट भी नहीं खाते थे। सो शी वॉज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ बिलीव कि वो बिलीव कर सके कि ऐसा कुछ किया है उनके बेटे ने। बट गाइज द गुड न्यूज़ इज़ मार्कस अभी जेल के पीछे है और उस जितने भी बच्चे उस फैमिली में बचे थे उनके आगे लाइफ है, करियर्स हैं। सो दैट्स वेरी नाइस एंड काफ़ी ट्विस्टेड केस था। आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर क्राइम स्टोरी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट. Until then, signing off.